वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हो जाइए तैयार और कलम कॉपी अपना सामने रख लीजिए। चाय कॉफ़ी जो लेना है आप ले सकते हैं और एंटरटेनमेंट के तहत इसको हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे। सवाल को बनाइए, देखिए बन जाए, फिर भी देखिए कि प्रोसेस किस प्रकार का है, कहीं शॉर्ट तो नहीं है, कहीं हमसे अलग तो नहीं है, क्योंकि हमको चारों तरफ से तैयारी करनी होगी। एक तरफ से नहीं बनता है, दूसरे तरीके से बनाना है, दूसरे से नहीं बनता है, तीसरे तरीके से बनाना है। क्योंकि फौज भी जब चलती है तो उनको एक अलग बंदूक दिया जाता है, कटार दिया जाता है, बम दिए जाते हैं, तो चारों प्रकार से उसको जो है तैयार करता है। तो हम भी जो है हर तरीका से तैयार रहें आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला एक सवाल है कि यदि सेक 4 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर कोसेक 50 माइनस थीटा डिग्री हो तो जीरो जीरो जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए थीटा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा और 90 से छोटा में थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ फॉर्मूला है वो देखना है हमको। तो सेक पहले क्वेश्चन लिखते हैं, सेक 4 थीटा माइनस 50 डिग्री और बराबर कोसेक 50 और माइनस थीटा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। और इस प्रकार के सवाल में याद रखिएगा ये सेक है और कोसेक है, ये दोनों कटेगा, लेकिन एक होता है क्या, ये आपको याद रखना होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो दोनों में से कोई एक आपको क्या कर देना है, चेंज, क्योंकि मैथ में कहता है LHS बराबर RHS। ठीक है, घर में लोग या समाज में लोग बराबर हो या ना हो, लेकिन मैथ में LHS और RHS हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इधर अगर सेंटीमीटर हो तो उधर भी सेंटीमीटर, इधर अगर सेक हो तो उधर भी सेक। तो हर कंडीशन से हमको क्या कर देना है, इक्वल, क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो हम सेक को छोड़ देते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो सेक 4 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस 50 माइनस थीटा। तो ये पूरा का पूरा क्या कहला गया, थीटा। तो 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये वाला हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा लिखाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा 4 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर सेक। अब सेक क्या लिखेंगे, 90 में से 50 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेक और सेक को क्या कर देंगे, कैंसिल, और ये थीटा इधर आ जाएगा। तो 4 थीटा में 1 थीटा माइनस, तो क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, और ये माइनस है 50 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 50 40 कितना हो जाएगा, 90, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका, 30 डिग्री, जो कि 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर। तो ये फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, दोनों को बराबर कीजिएगा इस प्रकार के सवाल में। अगला सवाल है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक स्टेशन पे खड़े आदमी को, अब इसमें हम थोड़ी सी बात को समझेंगे। जब कोई चीज चलता न हो और उसको कोई और पार करे, जब कोई चीज चलता न हो उसको कोई और पार करे और उसकी दूरी नगण्य मानी जाती है, जैसे पत्थर, मूर्ति, आपका पोल, तो ये सब का जो है हम दूरी को कम मानते हैं। तो जब कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को या खंबा को टपेगी तो ये लंबाई जो लिखाएगी सिर्फ ट्रेन की लंबाई लिखाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या फिक्स है, तो एक ही ट्रेन है तो ट्रेन की चाल वही रहेगी और ट्रेन की दूरी यानी लंबाई जो ट्रेन की होगी वो वही रहेगी, सिर्फ समय में परिवर्तन होगा। लेकिन यही ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को, पुल को, खंभा, पुल को या ब्रिज को या सुरंग को टपेगी तो उस ट्रेन की भी लंबाई, किसी अन्य ट्रेन की भी लंबाई और सुरंग की लंबाई, पुल की लंबाई, ब्रिज की लंबाई सब आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस दूरी में। अब जब जब विपरीत दिशा में ट्रेन चले चाहे व्यक्ति चले
तो ये चाल क्या हो जाएगी प्लस, और जब सेम डायरेक्शन में चले, एक ही दिशा में चले, तो हो जाएगा माइनस। जैसे कोई ए से बी जा रहा है, कोई अन्य व्यक्ति भी ए से बी जा रहा है, तो इस कंडीशन में चाल क्या होगा माइनस, लेकिन दूरी हमेशा प्लस होगी। ठीक, अब कोई ए से बी जा रहा है और कोई बी से ए आ रहा है, तो इस कंडीशन में चाल होगी प्लस, लेकिन दूरी भी क्या होगी प्लस। तो दूरी हमेशा हर कंडीशन में प्लस होगा, लेकिन कहाँ दूरी खुद की ट्रेन की लिखाएगी, जब किसी व्यक्ति को, पोल को, मूर्ति को, पत्थर को टपेगा या पार करेगी, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई लिखाएगी और ट्रेन की चाल एक ही होगी। तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है स्टेशन, तो स्टेशन की लंबाई होगी, तो स्टेशन की लंबाई प्लस होगी, और खड़े आदमी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो अब समय हमको निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी और बटे क्या हो जाएगा चाल। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि खड़े व्यक्ति को टप रहा है, स्टेशन की तो लंबाई बिल्कुल नहीं लिखाएगी, क्योंकि स्टेशन पे खड़ा व्यक्ति को टप रहा है, न कि स्टेशन को टप रहा। अगर स्टेशन को टपता तो स्टेशन की लंबाई लिखाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे खड़े व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है, तो सिर्फ लंबाई ट्रेन की लिखाएगी। तो दूरी किसकी लिखाएगी ट्रेन की। ठीक, और आदमी जो है, आदमी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार कर रही है, तो वो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, लेकिन ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज करेंगे 5/18, यानी 5/18 से गुना करेंगे, 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, 18 से ये 2 बार में, 5 से ये 20 बार में, और 2 से ये 10 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। अगर स्टेशन को पार करेगी तो स्टेशन की लंबाई चाहिए, लेकिन स्टेशन पे खड़ा व्यक्ति या किसी अन्य ट्रेन में बैठा व्यक्ति को अगर पार करेगी, तो सिर्फ जो पार किया उसी ट्रेन की लंबाई लिखाएगी। अगला सवाल को हम देखते हैं, 36.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निम्नलिखित में किसके बराबर है। अभी देख ही रहे हैं अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है, तो भारत सरकार से हमें एक अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसा क्रांति लाइए, जैसे हरित क्रांति आया था वैसा क्रांति लाइए, और स्टडी में सिर्फ परिवर्तन, टेक्निकल पढ़ाई सब कुछ हमारे देश में बने, टोटल चीज हमको किसी, हम 140 करोड़ पॉपुलेशन है, हमारे पास तो खुद हमारा मार्केट है, तो हम चाहते हैं कि हमको किसी पे आश्रित ना होके पहले सुरक्षा, सारे बॉर्डर को सील किया जाए, पूरा अच्छी से किया जाए, थोड़ा सा टाइट रूल लागू होना चाहिए, और पूरा ढंग से जो है एक क्रांति लाया जाए देश में, और लोगों को जो है प्रोत्साहित किया जाए अपने काम पर फोकस करने के लिए। तो 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। ठीक है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को आप चेंज करने जा रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, तो गुना किससे कर देना है 5/18 से, और जब मीटर पर सेकेंड को चेंज करने जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुना कर देना है 18/5 से। ठीक, ये ध्यान देना है। तो 30.6 है तो हम लिख सकते हैं 306 बटे कितना 10, और गुना कितना कर देना है 5 बटे कितना कर देना है 18 से कर देना है। अब 18 से ये कटाते हैं, 18 एक का 18 बचा 12, 18 साथ कितना होता है 126, तो 17 5 कितना हो गया 85, और 85 बटे कितना हो जाएगा 10, एक अंक के बाद पॉइंट, तो कितना हो गया 8.5 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो ये इसको याद रखिएगा चेंज करने के लिए। अगला एक सवाल है, एक नल किसी टंकी को 33 मिनट में भर सकता है, तो टंकी जो भरता है तो खाली टंकी ही भराता है, तो पूरी टंकी जब भी लेंगे तो क्या लेंगे एक, तो एक टंकी को भरने में वो कितना समय लेता है 33 मिनट। तो ज्ञात कीजिए कि टंकी का 1/11 भाग, बहुत ही आसान सवाल है। अगर एक का वैल्यू अगर पता है तो किसी का वैल्यू 10 का वैल्यू 20 का वैल्यू 1/3 का वैल्यू 2/3 का वैल्यू सिर्फ कर देना है मल्टीप्लाई। तो हमको कितना निकालना है 1/11 का भाग, तो 1/11 गुना क्या कर देंगे 33, और 11 से ये 3 बार में कट जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक
एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलके। तो आप लोग इसको बनाइए, ऐसा बात नहीं है कि बैठने रहना, देखना भी नहीं है, आप लोग बना बना के रेडी रखिए और देखिए कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपना तैयार रहिए। तो ए 4 दिन में और बी, तो ए करता है 4 दिन में और बी करता है कितने दिन में, 6 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 4 का तो 12, तो जो भी एलसीएम आता है वो क्या कहलाता है, कुल काम कहलाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको भागा लगाएंगे 4 से 3 बार में, 6 से कितना बार में 2। ये जब भी निकलता है वो क्या निकलता है, दिन का सवाल है तो 1 दिन का काम। तो 1 दिन में ए कितना काम करता है 3 और बी कितना काम करता है 2, तो 3 2 कितना हो गया 5, साथे करता है, साथे तो जोड़ देना होगा। अब कुल काम कितना है 12 है, तो 12 को क्या करना है, किससे भागा, ए प्लस बी के क्या है काम से भागा लगा देना है। तो कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 5, तो आंसर कितना दिया है 12 बटे 5 ही दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 बटे 5 दिन इज द राइट आंसर। अगर पूर्णांक में बोलेगा तो देना है 5 दूना 10, 2 पूर्णांक 2 बटे 5 दिन भी आपका आंसर हो सकता है। तो कभी ये आंसर देगा कभी ऐसा देगा। अगला सवाल है, अल्कोहल के 1 विलियन में 15% अल्कोहल है। ये मिश्रण का सवाल है। मिश्रण के सवाल में हम एक चीज बता रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यहां अगर आप लिखते हैं सीपी, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो यहां भी आपको लिखना होगा सीपी और यहां भी आपको लिखना होगा सीपी। तो हो सके ये सस्ता सामान हो और ये वाला क्या हो महंगा सामान हो, कोई आगे पीछे लिख सकते हैं, महंगा इधर सस्ता इधर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां जो आपको लिखाएगा दोनों का लिखाएगा, यहां क्या लिखाएगा दोनों। अब इस कंडीशन में सेम औसत, औसत दोनों का औसत, लड़की का औसत लड़का का औसत, दोनों का औसत, क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य और दोनों का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य, ठीक। अब ये ऐसे करके क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो इसको हम सेट करते हैं। देखिए ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और यहाँ भी क्या है अल्कोहल, तो तीनों क्या है मेरा अल्कोहल हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएगा अल्कोहल। तो इधर लिख देंगे 15%, जो लिखिए 15%, उधर क्या लिख देते हैं 5%। तो ये पहला प्रकार का हो गया, ये दूसरे प्रकार का हो गया। अब दोनों का ऐसा हो जाना चाहिए, बोलिए 10%। अब इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 10 में से 5 में कितना आएगा 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया 1:1। अब जब 1:1 आ गया तो ये क्या क्या कर सकता है, हो सके दोनों का वैल्यू दे दे 50, तो 2 बराबर क्या लिख देंगे 50, 1 बराबर कितना हो जाएगा 25। हो सके 1 का दे दे तो 1 बराबर 50, तो इस अगला वाला भी 50। तो इस प्रकार लौसा मौसा दोनों का योग अंतर किसी एक का वैल्यू पर्सनल करके दे सकता है। तब कहता है यहाँ पे देखना है दूसरे प्रकार के कितने विलियन, दूसरा प्रकार ये हुआ, दूसरे प्रकार के कितने विलियन को पहले प्रकार के यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले प्रकार के 20 लीटर। तो पहला प्रकार तो मेरा ये है, पहला प्रकार तो मेरा ये है, अर्थात 1 का वैल्यू कितना दे दिया 20 लीटर दे दिया। तो दूसरे प्रकार का वैल्यू कितना है, वो भी तो 1 ही है। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा आंसर इसका 20 लीटर आपका आंसर होगा। तो दूसरे प्रकार का तो 1 अनुपात में मिलाए हैं और 1 का वैल्यू 20 आया। अगर ये 2 आता तो 20 गुना 40, अगर 3 होता तो 20 या 60 आंसर हो जाता। तो ये देख लिए सवाल, बस ये चीज पर आप ध्यान रखिएगा, तीनों चीज एक जैसा होना चाहिए। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का योग 220 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 दिया है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 2:5 दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो करना क्या है, यहाँ पे क्या दिया है पहली अनुपात दूसरी, तो जो चीज 2 बार हो वो बीच में लिखाएगा। दूसरी यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ भी दूसरी लिखा हुआ है, ये 2 बार लिखा है। तो मान लीजिए ए पहली हो गया, बी दूसरी हो गया और सी तीसरी हो गया। जो 2 बार लिखेगा वो बीच में लिखाएगा, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, एक्स वाई जेड नाम कोई भी चीज हो वो 2। अब लिखिएगा पहली और दूसरी, तो पहली दूसरी कितना है यहाँ पे 3 7 है, दूसरी तीसरी कितना है 2 और 5 है। बस इसको क्रॉस ऐसे करके मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 दूना कितना हो गया 6, 7 दूना कितना हो गया 14, 7 5 कितना हो गया 35, ठीक। अब देखिए जब अनुपात आ गया, अनुपात हमेशा सीधा में कर लीजिए, सीधा में है, एक रो एक लाइन में है, ठीक हो गया सब कुछ। अब ये क्या क्या दे सकता है,
या ए का वैल्यू दे देगा, या बी का दे देगा, या सी का दे देगा, ए बी का अंतर दे देगा, ए बी का अंतर दे देगा, बी सी का अंतर दे देगा, या कुल दे देगा, या लौसा दे देगा, या मौसा। तो सब कुछ इसी में करना है। तो आपका यहाँ पे क्या दिया है, तीनों संख्याओं का योग कुल दे दिया है। तो कुल का मतलब टोटल, कुल का मतलब जोड़। तो जोड़ लेंगे कितना आएगा बोलिए, 5 4 9 9 6 15, हाथ में 1 और 3 1 4 1 कितना हो गया 55। तो 55 का वैल्यू कितना हो गया 220। तो 1 का वैल्यू ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। आपसे मांग क्या रहा है, दूसरी संख्या, दूसरी कौन है 14। तो 14 चौके कितना हो गया 56। 56 इधर क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिसके बारे में पूछे उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगला सवाल, राकेश 8750 को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। अब ये उधार देता है तो वो 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज हमेशा फिक्स होता है। बस सीआई क्या होता है, ब्याज का पैसा मूलधन में प्लस होता है, फिर ना उसका ब्याज, फिर उसका ब्याज उस मूलधन और ब्याज में जो जोड़े हैं उसमें जोड़ दीजिए, फिर उसका ब्याज, इस प्रकार। लेकिन इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। और सीधे हम लोग क्या कर देंगे, ब्याज का फॉर्मूला सेट करेंगे। किसका फॉर्मूला, साधारण ब्याज का। तो एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100। अच्छा, ये 100 कहां से आता है, ये जो आर में परसेंट होता है इसलिए परसेंट टूटता है तो नीचे 100 होता है। एक्चुअल में पी आर टी ही होता है। तो हमको एसआई निकालना है। पी कितना है 8750, आर कितना है 7 और समय कितना है 3 और बटे कितना हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटकुट करते हैं। तो ये और ये 0 कट गया, 5 से ये 2 बार में कट गया, और 5 से ये आपका 1, 3 और 7 37, 5 7 35 और 5 25। तो 175 और गुना क्या कर देंगे 21। तो 175 गुना क्या कर देंगे 21। इसको 2 से भागा लेंगे, पहले गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 15 और ये 3 5 7 6 और 3। इसको किससे भाग लगा देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो 2 1 का 2 चौके 2 8 16 हो गया, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 7। तो ये हो गया 1837 रुपया 50 पैसा आपका ब्याज मिलेगा। अगर यही पूछ देता कि कुल कितना धन प्राप्त होगा, तो इस पैसा में इस पैसा को जोड़ देना है, वही आपका कुल धन हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तो अगला सवाल हम देखा जाए, किसी वस्तु का सेल टैक्स सहित मूल्य 616 रुपया है। सेल्स टैक्स की दर 10% है। यदि दुकानदार, तो पहले देखिए कोई भी चीज अगर फुल स्टॉप देता है ना, पूर्ण विराम देता है, तो वहां पे सोचिए कि वहां कह क्या रहा है। आप 10 से 15 सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ने में लगाइए और उसको समझिए कह क्या रहा है, उसके बाद बनाइए। किसी वस्तु का सेल टैक्स सहित, यानी इसमें सेल टैक्स सहित है, इसमें सेल टैक्स जोड़ के लिखा हुआ है 616। तब हमको ये पता करना होगा कि टैक्स आखिर ले कितना रहा है। तो टैक्स कितना है 10%। इसका मतलब ये 110% का वैल्यू है। ठीक, यदि दुकानदार को 12% यानी टैक्स के साथ भी बेचने के बाद अगर टैक्स को हटा दिया जाए, यानी 100% का वैल्यू पर भी बेचता है, तो उसे 12% का क्या होता है, लाभ होता है। तो उस वस्तु की लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य आपसे मांग रहा है कि आखिर वो दुकानदार ने उस सामान को खरीदा कितना में था। तो देखिए, खरीदेगा, मान लेते हैं सपोज दैट 400 में खरीदा, 10% टैक्स जोड़ा, उसके बाद भी जो है बेचता है तो उसको फायदा होता है। तो यानी कि दाम ज्यादा लेगा। तो सही में वो सेल टैक्स के साथ कितना लिया है 616, यानी ये किसका वैल्यू दिया है 110% का वैल्यू दे दिया है आपका 616। तो हमको क्या निकालना होगा, 1% का वैल्यू 616 अब बटे कितना 110, फिर हमको 100%, ये 100% मतलब इसका दाम कितना लिया, टैक्स 9 देकर कितना लिया। तो ये हम देखते हैं 616 बटे 110 और गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काटते हैं, 11 5 55 और 11 6 66, यानी कि 560 रुपया। अगर टैक्स अगर नहीं देते हैं तो 560 रुपया।
यदि दुकानदार 12%, ये तो टैक्स आपको दे देना होगा सरकार को, यानी हमको 560 रुपया उसका रियल दाम पड़ा, तो 560 रुपया हमने चुकाया, उसके बाद 10% एक्स्ट्रा चुकाया जो 616 रुपया हो गया। लेकिन हमको तो रियल दाम ये लगा, दुकानदार को तो ये पैसा मिलेगा क्योंकि 10% तो वो गवर्नमेंट ले लेगी। तो 560 रुपया में दुकानदार बेचा, रियल्टी दुकानदार कितना में बेचा, 560 रुपया, फिर भी उसको 12% का लाभ हो रहा है। यानी इसी में 112%, यानी 12% इसी में ऐड है। यानी अब ये किसका वैल्यू दे दिया, 112% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 560। फिर हम निकालेंगे 1% का, तो 560 बटे कितना हो जाएगा, 112। फिर निकाल देंगे 100% का, 560 बटे 112 और गुने कितने हो जाएंगे, 100। तो ये 10 बार में और ये 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 गुने 100, 500 रुपया। यानी वो दुकानदार उस सामान को 500 रुपया में खरीदा था और उसका रियल दाम बिना टैक्स का 560 रुपया हुआ, और जब आपको टैक्स ऐड किया तो 616 रुपया आपको पेड करना पड़ गया। तो देख लीजिए, अच्छा सवाल था ये। छोटा सवाल होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। बड़ा सवाल में लैंग्वेज ज्यादा होता है तो समझने में आसानी होता है, छोटा सवाल में कम शब्द देता है जो समझने में दिक्कत होता है। यदि किसी संख्या का 75% में 75 ही जोड़ा जाए तो वो उत्तर ही संख्या हो जाती है। तो जो आप संख्या मानिएगा वही आपका उत्तर हो जाता है। तो हम एक संख्या मान लेते हैं x, और x का कितना परसेंट, 75%। देखिए, शॉर्ट तरीका सब कुछ का है, जिंदगी का भी शॉर्ट तरीका है, लेकिन हमें उतना शॉर्ट नहीं चल देना है जिससे वहां पे जाके हमें परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो x का 75% में हमने कितना जोड़ा, 75 जोड़ा, और कहता है उत्तर ही संख्या है। तो संख्या तो आप ये माने थे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब ये 25 से ये 3 बार में, 25 से 4 बार में, सब कोई जानता है x वाले एक साइड जाएंगे तो वो उधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 75 और x माइनस 3x/4। अब इसको हम एलसीएम नहीं लेंगे, बच्चा वाला काम नहीं करेंगे। 4 इंटू एक्स 4x, अब 4x में 3x गया, कितना आ गया, x/4 आ गया, x/4 आ गया, और 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब 300 हर बार नहीं करना है, आपका सपोज 300 आंसर नहीं दिया है, नहीं तो आप जल्दी में मार देंगे 300। बहुत बार गलती भी होता है इससे लोगों से, विद्यार्थी से, कि जो 300 आया पर देखा 300 मार दिया और नीचे लिखा हुआ है संख्या का 40%। तो संख्या का 40% लिखिए, पूरा क्या लिखा है, संख्या का 40%। तो आप 300 का क्या कर दीजिए, 40%, 4 तिया 12 होता है, यानी कि 120 आपका क्या होता है, राइट आंसर। तो जब तक अंत में देखिएगा कि क्या लिखा है, क्योंकि क्या होता है ऊपर लिख देता है, नीचे छोटा सा बात लिख देता है। अगला सवाल है, 1 से 45 तक सभी सम संख्याओं का औसत और सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो आपको 1 से 45 तक, अब तक और बीच में अंतर होता है। तक, 1 से 45 तक, तक का मतलब होता है इसकी भी गिनती और इसकी भी गिनती। अब यहीं पे लगा देगा 1 से 45 के बीच, और बीच का होता है मतलब ना इसकी गिनती होगी ना इसकी गिनती होगी। तो आपके सवाल में क्या लगा हुआ है, तक लगा हुआ है। तक यानी यहां से यहां तक की गिनती होगी। तो पहली बात सम संख्या था, सम संख्या तो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, कहां तक जाएगा, 44 तक जाएगा। अब देखिए, औसत का एक तरीका है जब अंतर समान हो। क्या डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर एंड नेक्स्ट नंबर में आपका 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर सही में जा रहा है, तो बस क्या करना है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को क्या कर देना है, ऐड करना है। 2 संख्याओं को जोड़े तो 2 से भागा। औसत का मतलब होता है कुल योग, यानी टोटल नंबर ऑफ एडिंग अब बाय टोटल नंबर, यानी कुल नंबर का ऐड। तो आपने 2 नंबर को जोड़ा, 2 नंबर को 2 से भागा लगाए, 44 2 कितना होता है, 46, और 46 का आधा कितना होता है, 23। तो सम संख्या का तो आ गया 23। अब चलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या कहां से, 1, 3, 5, इस प्रकार ये जाएगा कहां तक, तक बोला है, तो यानी कि 45 तक। यहां भी अंतर समान है 2 का, तो फिर फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़े हैं, 45 है, ये कितना हो गया, 46 का आधा कर देंगे, 2 संख्या से भागा लगा देंगे, कितना आएगा, 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 और 23। तो कहां है 23 और 23, तो डी नंबर में आपका आंसर है 23 और 23 आंसर।
देख लिए, जब अंतर समान हो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का ऐड करना है और 2 से भागा लगा देना है। अगला सवाल है, दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः दिया हुआ है, लौसा और मौसा। तो एक फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला को आप दो संख्या के बारे में जब बात करें तो एक फॉर्मूला देखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अब ये कभी कभी अन्य भाषा में लिखता है, क्या लिखता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो सही में ये गुना है तो गुणनफल है ना आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, लौसा गुना मौसा हो जाएगा। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। तो दो संख्या का लौसा और मौसा तो दे दिया, तो हम लौसा और मौसा हम लिख देते हैं, कितना है, एक 21 है और एक कितना है 84 है, लिख दिए हम ना, यहाँ पे मेरा फिक्स हो गया। अब कहता है दोनों संख्याओं का अनुपात, अब अनुपात दे दिया तो एक 1 और एक 4 है, तो एक में क्या रख देते हैं x और एक में क्या रख देते हैं 4x। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते काटते हैं इसको, 4 से 4 दूना 8, 4 तो 21 यहाँ पे कितना हो गया, x स्क्वायर बराबर 21, इट मीन्स x बराबर कितना हो गया 21। तो 21 मान निकल गया x बराबर। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो 1 और 4 में बड़ी संख्या कौन है, 4, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 84 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक अयस्क में 26% लोहा है। तो लोहा का एक प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट। लोहा ज्यादातर किससे प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट अयस्क से। तो एक अयस्क में 26% लोहा है और 91 kg लोहा पाने। देखिए जो पाना है, जो आपको पाना है और कितना अयस्क चाहिए, तो कितना चाहिए तो ये इधर लिखाएगा। तो आपको कितना क्या चाहिए, अयस्क चाहिए, तो इधर आपको क्या लिखना होगा, अयस्क लिखना होगा, क्योंकि ये आपसे मांग रहा है। अगर यही सवाल में केजी मांगता है तो इधर केजी और इधर अयस्क, तो अयस्क मांगा है, यानी कि क्लियर हो गया कि 26% लोहा पाने के लिए कितना अयस्क चाहिए हमको, 100 kg चाहिए। इसलिए एक हमको पाने के लिए 100 बटा कितना चाहिए 26, और हमको कितना केजी पाना है, एक ये भी आपका केजी है, तो ये भी केजी हो गया और ये भी आपका क्या हो गया केजी। तो 91 kg पाने के लिए कितना, तो 100 बटे क्या कर देंगे 26 और गुने क्या कर देंगे 91। तो 13 दूना 26 और 13 साते 91, और 2 से कितना बार में 50, और 50 साते कितना होता है 350। तो यानी कितना अयस्क चाहिए आपको, 350 kg अयस्क चाहिए। आया था आप लोग का आंसर। तो अगला सवाल हम देखते हैं, दो संख्याओं का लौसा उसके मौसा यानी महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। लौसा हमेशा बड़ा होता है मौसा से, ठीक। तो इसका मतलब मौसा 1 और लौसा 12, और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग दिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी जल्दी बनाइएगा। अब देखिए इसमें लौसा, तो हम इधर लिख देते हैं लौसा और इधर अनुपात कर देते हैं मौसा। जब भी गुना गुनी का सवाल हो 1/3 2/3 का, तो अगला वाला 1 लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 और कितना हो गया 12 हो जाएगा, लिखा हुआ है। ये लौसा जो है 12 गुना, तो ये 1 होगा, ये 12। इन दोनों का योग कितना दिया है 403, तो इन दोनों का योग कितना होगा 12 1 13, तो 13 बराबर कितना हो गया 403। तो 1 बराबर हम निकाल देंगे, 13 3 39, 13 1 का 13, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 31 हो गया। यानी क्लियर हो गया, लौसा कितना हो गया 31 गुने 12 और मौसा कितने हो गए 31 हो गए। काम खत्म इसका। अब एक संख्या दिया, अभी हम पढ़े थे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बराबर क्या पढ़े थे लौसा और गुने क्या पढ़े थे मौसा हमने पढ़े थे। तो पहली संख्या कितना है आपका 1 दिया है 93, दूसरी का पता नहीं, छोड़ दीजिए, जैसा लिखा है लिख दीजिए। लौसा कितना हो गया आपका 31 से गुने कितना हो जाएगा 12, और 1 कितना हो जाएगा 31। तो 31 से ये 3 बार में कटा और 3 से ये 4 बार में कटा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 3 12, कितना हो गया दूसरी संख्या 124। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम ये सवाल देखते हैं, एक ट्रेन का सवाल है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफार्म पे खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल क्या होगी।
तो यहाँ पे हम ये चीज को देखना है ध्यान कि गाड़ी किसको टप रही है। यहाँ पे प्लेटफार्म को टप रही है तो गाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई प्लस होगी और समय दिया हुआ है। यहाँ एक व्यक्ति को टप रही है तो सिर्फ गाड़ी की लंबाई लिखाएगी, गाड़ी की लंबाई और समय दिया हुआ है, यानी चाल फिक्स है। यानी चाल बराबर क्या कर देंगे हम, चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी क्या लिखाएगा, 50 मीटर प्लेटफार्म का, ट्रेन का नहीं पता, एक्स मान लेंगे। समय क्या लिखाएगा, 14 सेकेंड। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स और बटे कितना हो जाएगा 10। 2 से 7 बार में और 2 से 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 है 25, ये 250 हो जाएगा और ये प्लस 5x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 7x। अंतर कितना क्या है 2 और 2 से इसका भागा लग जाएगा तो x का मान कितना निकल गया 125। यानी ट्रेन की लंबाई 125 निकल गई। चाहे इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट कीजिए, ये भी चाल है ये भी चाल है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है x का मान कितना हो गया 125/10, तो यहाँ पे लिख देंगे 125/10, लेकिन आंसर किसमें मांग रहा है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो 5 से ये 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 9 2 से 9 बार में, 9 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला आपका सवाल है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की वेग क्या करे। बहुत आसान तरीका है, कुछ फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूं, इसको याद रखिएगा। x बराबर क्या होता है u प्लस v, अभी हम बताएंगे, पहले लिख लीजिएगा इसको। y बराबर क्या होता है u माइनस v, और u बराबर क्या होता है x प्लस वाई का आधा, और v बराबर क्या होता है x माइनस वाई का आधा, ये दोनों का अंदर। ये सब चाल है। x क्या है आपका दिशा में चाल, दिशा में चाल। u क्या है नाव की चाल, अब नाव शांत में चले, नाव या व्यक्ति की चाल, नाव की चाल। और v क्या है नदी की चाल, यानी कि नदी मतलब क्या हो गया धारा की चाल, नदी की चाल। और y क्या है आपका विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। तो सभी के सभी क्या है चाल, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, u क्या हो गया नाव की चाल, दोनों दिशा में और विपरीत दिशा में, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा लगाएंगे, ये हो गया नदी की चाल, धारा का वेग हो गया, तो दोनों को चाल को घटाएंगे, दिशा वाला और विपरीत वाला, और 2 से भागा लगाएंगे। अब होता क्या है, नदी में आप जब धारा के साथ चलिएगा तो धारा का चाल और आपकी चाल प्लस हो जाएगी, और वही अगर विपरीत दिशा में नदी के चलिएगा तो चाल घटेगी वैसे भी, तो आपकी चाल में से नदी की चाल घट जाएगी, क्योंकि नदी की चाल कम होगी तब ना आप विपरीत दिशा में भी आ सकेंगे। तो इसलिए नदी की चाल कम होती है और आपकी चाल ज्यादा होती है। अगर नदी की चाल ज्यादा होगी आपकी चाल कम होगी तो आप उधर से कभी लौट के नहीं आ पाइएगा। तो अब आपको क्या दिया है धारा की चाल, धारा का कौन हो गया v हो गया, तो v बराबर क्या हो गया, तो दिशा में चाल दिया है, ये मेरा क्या है बोलिए x, और ये विपरीत दिशा दिया तो ये मेरा क्या है y। तो दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे, 10 में 13 गया, कितना आ गया 3, 3 का आधा कितना होता है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये चीज को याद कर लीजिएगा। और चाल समय जो फॉर्मूला पीछे पड़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ भी दूरी आएगा यहाँ भी समय आएगा, और विपरीत दिशा में चाल हमेशा माइनस होगा और दिशा में चाल हमेशा प्लस होगा। कहाँ पे, पानी में। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर किसी धन का 10% का ब्याज उस धन का 2/5 है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जो लिखता है वो लिख दीजिए। ये ब्याज दिया है तो लिख दीजिए ब्याज, लिख दिए ब्याज। और क्या बोला है धन मतलब क्या हो गया मूलधन का कितना है 2/5, रेशियो का नियम है, ब्याज हो गया 2 मूलधन हो गया 5, ब्याज हो गया 2 और मूलधन हो गया 5। बस एसआई का फॉर्मूला पुट कीजिए, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, मूलधन गुने समय अगुने दर और बटे 100। ब्याज कितना हो गया 2, कितना हो गया ये 5, समय दिया है क्या, समय दिया है 10, आर का आता पता नहीं, अब बटे कितना हो गया 100। ये कट गया, 5 से ये 2 बार में कट गया, दूसरा कितना हो गया 4%। तो 4% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लिखता है वो लिख दीजिए, उसके बाद रेशियो में सेट कर लीजिए, बन जाएगा ये आप सवाल आपका। 20,480 को 25/4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप ये 73 दिन 74 दिन देखकर डरिए मत, 365 लेके बनाइएगा, बन जाएगा। हमको वर्ष चाहिए, ठीक है, तो पहले इसको ठीक कीजिए। 2 वर्ष 73 दिन, तो 73 को 365 से भाग लगा देंगे तो ये वर्ष बन जाएगा। तो 73 1 का 73 और ये कट गया 5 बार में, तो कितना आ गया 2.1/5 वर्ष। ठीक,
और इसको वैसे के वैसे छोड़ दीजिएगा। अब हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज ना निकाल, पहले सब क्या निकालिए? मिश्र धन निकाल दीजिए। कौन मिश्र धन? चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब ये क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T। अब देखें यहाँ पे T, देखिए ये पूर्ण विराम पूर्णांक वाला है, तो ये हो जाएगा T, और ये जो दिखा है 1/2/3 कुछ रहेगा, खाली ये क्या करना है? गुना कर देना है। तो 1 प्लस R गुने क्या करना है? T, और बटे क्या कर देना है? 100। तो यहाँ इसमें पावर नहीं, ये पावर है, ये पावर यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो P कितना दिया है? 20,480। 1 प्लस R कितना है आपका? 25/400। तो लिख देंगे 25 बटे कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई, तो 400 हो जाएगा, और 2 वर्ष लिख देंगे। 1 प्लस R कितना है आपका? 25 बटे कितना हो जाएगा? नीचे 4 हो जाएगा, और नीचे तो 100 तो होबे करेगा ये, और T कितना हो जाएगा? 1/5। तो 1 ऊपर लिखेंगे और 5 यहाँ पे लिख देंगे इसको। 16 यहाँ पावर नहीं बैठेगा, ठीक। तो ये 25 से कितना बार में कट जाएगा? 16 बार में। तो 16 1 कितना हो गया? 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो 20,480 गुने 289 और बटे कितना हो जाएगा? ये 16 का स्क्वायर 256। और यहाँ कितना हो जाएगा? 25 से ये 4 बार में कट गया। 4 चौके 16 पंचे 80, और 80 और 1 81, और 81 बटे कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। अब ये जो हम काटेंगे, तो इसको देखते हैं, 1 0 और 1 0 काट देते हैं, 8 से काटते हैं इसको, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और बच गया कितना? 4। 8 5 40 हो जाएगा, और 8 6 के 48 हो जाएगा, कट गया, और ये कट गया। इन दोनों को गुना कर देंगे। 81 गुना क्या हो गया? 289। 289 और गुने क्या कर देंगे? 81। तो 9 के 9, 8 2, 8 से मल्टीप्लाई, 9 8 72, 7 8 8 64, और 7 71, 7 और 16 और 7 हो गया 23। इसको जोड़ देते हैं। 9 8 2 10, 2 1 3 4, और ये 3 23,400। ये क्या कहलाया? मिश्रधन। और मिश्रधन आपको क्या पूछा है? ब्याज। और ब्याज निकालने के लिए हमेशा मिश्रधन में से मूलधन घटता है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसमें मूलधन घटा देंगे। 20,480 आपको घटा देना है। तो 9 के 9, 10 में 8 गया 2, और 13 में 4 गया 9, और यहाँ पे 2 कितना आ गया? 29। 29 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 29 आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये चीज देख लीजिएगा जो मैंने बताया है। अगला सवाल है, एक आयताकार खेत की परिमिति 440 मीटर है तथा इसकी लंबाई चौड़ाई से 8/3 गुना है। तो इसको हम क्षेत्रमिति का सवाल में आपको फॉर्मूला परफेक्ट चाहिए और फिगर, दो चीज आप अच्छा से कर लीजिए। तो एक आयताकार है, उसकी परिमिति, तो परिमिति बराबर क्या होता है? 2 × L+B, लंबाई जोड़ चौड़ाई, और ये दे दिया आपको 440। तो 2 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 220, यानी L+B बराबर कितना निकल गया? 220। तो ये है लंबाई या प्लस चौड़ाई। अब आगे क्या? लंबाई चौड़ाई का 8/3 है, तो यहाँ लिख देंगे। हम क्या बोले थे लिखने के लिए? तो लंबाई लिख देंगे। लंबाई क्या है? चौड़ाई का 8/3 है, यानी लंबाई हो गई 8, चौड़ाई हो गई 3, ये अनुपात हुआ। तो ये योग है ना, ये योग है ना, तो 8 3 11, तो 11 बराबर कितना हो गया? 220। तो 1 बराबर कितना हो गया आपका? 11 22, 20 निकल गया, यानी तो लंबाई कितना हो गया? तो आपको क्या पूछा है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, L × B। तो L कितना है आपका? 8। तो 8 गुना कितना कर देंगे? 20। B कितना है आपका? 3। तो 3 गुना क्या कर देंगे? 20। तो कितना हो गया? 8 या 24, और गुने कितना? 400। 2400 कितना होता है? 96। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9600 वर्ग मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। देख लिया उस प्रकार के। अगला सवाल, एक घनाकार गोदाम का माप, तो घनाकार है, घनाभाकार है, तो घनाभ का आकार है, तो ये आयतन लेगा, और प्रत्येक की बोरी की कितना है? 0.8 घन मीटर जगह छेकता है। देखिए आयतन क्या होता है? किसी भी चीज में अगर कोई चीज आ रहा है, अट रहा है, चाहे पानी, हवा, कुछ डब्बा डुब्बी जो भी, तो ये होता है आयतन, इसको कहते हैं आयतन। कोई भी क्षेत्रफल में ऊंचाई आ गया तो वो बन गया आयतन। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, सबका फॉर्मूला आता है घनाभ है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन लिख देना है,
और कितना डब्बा डालना है, तो कहता है कितनी बोरी जा सकती है। तो एक बोरी कितना जगह छेक रही है, 0.48 0.48 से क्या कर देना है, भागा लगा। तो आयतन कितना हो जाएगा, 8 मीटर गुने 6 मीटर और गुने 3 मीटर। और नीचे कितना लिखाएगा, इसको तोड़ देंगे, 48 नीचे, ऊपर कितने हो जाएंगे 100, पॉइंट इसका 100 नीचे आएगा, चल जाएगा ऊपर। 8 6 48 कट गया, तो आपका कितना हो जाएगा 300 इज द राइट। तो इसमें इस जगह में 300 बोरी अटाई जा सकती है। अगला सवाल है, आज शुक्रवार है, तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये कैलेंडर का सवाल है, आगे हो या पीछे हो, आपको 7 से भागा लगाना है। तो 62 को आप लोग क्या कर दीजिए 7 से, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है। तो 7 से भागा लगाते हैं, 7 8 कितना होता है 56, हाथ में कितना बचा 6। यही शेषफल जो है 6 आगे पढ़ लेना है। तो शुक्रवार के आगे 6 पढ़ते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6 दिन आगे प्लस पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे पूछा है। अगला सवाल है कि ताश के 52 पत्तों की गद्दी में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा गया। मतलब क्या होता है, रेंडमली का मतलब होता है एक एक करके चुन के खींचना, एक निकालना और एक खींचना में दोनों अंतर है। खींचते हैं हम, चुन के खींचते हैं, तो आप सोच समझ के खोजते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यादृच्छिक कहते हैं। खींचा जाता है, एक ही पत्ता खींचा जाता है। तो इस पत्ते के दहला अथवा हुकुम आने, अथवा, अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट भी याद रखिएगा, हम 2 चीज बता देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। एक्चुअल में पीई बराबर क्या होता है, NE और बट्टा NS का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये क्या होता है, घटना, नंबर ऑफ इवेंट का मतलब होता है घटना। ये होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना, उस घटना की होने की संभावना। तो ताश में 52 पत्ती होते हैं, 13 सब होता है, ठीक है। 2 गो रंग होता है, एक काला और एक लाल, और काला भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है चिड़िया, एक होता है काला पान। और लाल रंग में 2 प्रकार का होता है, एक लाल पान और एक ईटा, ठीक है। और सभी क्या होते हैं 13। अब हुकुम क्या कहलाता है, जो कि खेलते हैं, तो 13 सबको 13 मिलता है। तो हुकुम कितना होता है जी, 13 होता है। और सब में सभी रंग में एक बादशाह, एक बेगम, एक का दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छठी, पंजा, छट्टा, जो भी हो, दुग्गी तिग्गी जो भी हो, सब होता है सब में। तो वो 13 हुकुम हो गया। तो दहला कितना होगा जी, 4 गो होगा, ठीक। आप सब में अब देखिए, अथवा लगाए, कहीं भी अगर अथवा लगाता है तो अथवा लगाने का मतलब क्या कीजिएगा, प्लस, और तथा, किंतु, परंतु लगाता है तो क्या करना है, गुना, याद रखिएगा। तो हमको एनी, तो पहले हमको एनी निकालना है। तो एनी मतलब होता है घटना, कौन सा घटना कर रहे हैं, एक दहला और एक अथवा एक हुकुम। तो दहला के एगो है जी 4, 4 गो में एगो चुन रहे हैं, तो क्या लिखिएगा 4C1। अब ये तो हो गया, हुकुम के एगो हो गया 13, तो 13 गो में तो एगो दहला निकाल लिए, तो बचा 12 ही ना। तो यहां भी क्या लिखेंगे 12C1। अब है NS का मतलब होता है टोटल। तो टोटल कितना पत्ता है, 52 पत्ता में एक खींचे हैं, तो 52 क्या हो जाएगा आपका C1। और 1 अगर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो सबका वैल्यू वही होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 52। तो 12 4 कितना होता है 16, और 16 बटे होता है 52, 4 चौके 16 और 4 से 13 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा 4/13, ठीक है। ये तो आप बात समझ गए। ऐसा होता है कि ये जो इसकी तैयारी करते हैं तो वो तो कुछ स्टडी करके बैठे होंगे। अब होता है क्या है NCR। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R। पहले ये दोनों को लिख लीजिएगा, ये दोनों को लिख लीजिएगा, फैक्टोरियल N/R लिख दिए। अब ये दोनों को कर देना है माइनस, फैक्टोरियल N और माइनस R, ये होता है। अब हम कहते हैं कि हम किसी को निकालना है, जैसे ये 52C1 को निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे 52 और यहाँ पे C1। तो पहले दोनों को लिखेंगे, फैक्टोरियल 52 और बटे फैक्टोरियल 1। हो सके 2 निकालना, 2 लिखिएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 52 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 51। अब ये 51 है, तो ये हमेशा घटते क्रम होता है, 52, 51, 50, 49, 48 ऐसे जाता है। तो देखिए ये फैक्टोरियल है, तो यहाँ तो ये 52 है, ये 51 है, तो 1 कम कर देंगे तो ऐसा तो आ जाएगा। और 1 को तोड़ेंगे तो 1 से कम तो अब कुछ होगा नहीं, 1 को तोड़ना भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखाएगा 52 और यहाँ क्या लिखाएगा फैक्टोरियल 51। और नीचे 1 का तो कोई काम नहीं, नीचे क्या हो जाएगा 51, और 51 51
कट जाएगा तो क्या आएगा 52। तो इसी प्रकार इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, आपका सेम टू सेम यही आंसर आएगा। अब एक होता है एनपीआर। एनपीआर का मतलब कुछ नहीं करना है, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, बस ये लगता है एनपीआर में। ये परमुटेशन हो गया और ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये प्रायिकता का चैप्टर है, इसको आपको देखना है। और वो कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, चयन करने का प्रक्रिया है। और ये ताश की गड्डी से एक निकालने का, या छक्का फेंकते हैं तो 6 आने की, 1 आने की, 2 आने की, या 3 4 बॉल दिया हुआ है, इसमें 2 गो बॉल, 1 गो बॉल लाल, तो ये सब हम लाएंगे, ये सब क्वेश्चन बताएंगे। इसी प्रकार आपको देते देते सारा कुछ हम आपको बता देंगे। अगला सवाल है, अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इस सवाल को देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, सवाल को एकदम अच्छा से समझेंगे। ये बहुत एग्जाम में आ रहा है, इसको बोलते हैं डाटा सफिशिएंट, डाटा का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहा है। अब एक प्रकाशक द्वारा, अच्छा से पढ़ेंगे, कोई देखिए हड़बड़ी नहीं ना है, अच्छा से पढ़ेंगे। एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक छापने पर विभिन्न मदों में किए गए खर्च का ब्यौरा दिया, ये खर्च का ब्यौरा है और ये परसेंटेज में दिया है। अब जब ये परसेंटेज में दिया है तो ये सर्कल है, और सर्कल के कुल योग कितना होता है 360 डिग्री, अर्थात ये कितना हो जाएगा 100%। यहाँ पे कलर ले लेते हैं यहाँ पे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 300, आराम से समझेंगे 360 डिग्री। तो अब आप बता सकते हैं 1% बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे 100। तो जब भी आपका परसेंट को डिग्री में चेंज करने के लिए बोलेगा तो 360 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये एक ब्रैकेट को ऐसे बना लीजिएगा। अब इसको ऑपोजिट कर दीजिए, हो सके ये डिग्री का सवाल हो और परसेंटेज में पूछे, तो 360 डिग्री बराबर कितना होता है 100%। तो इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना होगा, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा इस चीज को कैसे क्या हो रहा है। तो 100 बटा क्या हो जाएगा आपका 360, तो इसको भी अलग ब्रैकेट में बना लेंगे। अब सवाल पे चलते हैं, अब देखते हैं क्या है। सब कुछ देख लिए इस चीज को, जब परसेंट को डिग्री में बनाना है तो 360 बटे 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जब डिग्री को बनाना है परसेंट में तो 100 बटे 360 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया माइंड में। अब कहते हैं जिल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितना परसेंट है। कागज के मूल्य का कितना परसेंट है, किसका खर्च पूछा, जिल्दबाजी का खर्च। तो जेकर खर्च पूछेगा वो कर ऊपर लिखिए। तो जिल्दबाजी का कितना है 15 है, तो ऊपर लिख दीजिए 15। केकरा के कंपेयर कर रहा है कागज के मूल्य से, तो यहाँ पे कागज का मूल्य कितना लिख दीजिएगा, कागज का मूल्य 35, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में हो गया आपका 300 बटे 7, और 300 बटे 7 को भागा लगाइएगा तो 7 चौके 28 होगा, बचेगा 20, और 20 हो जाएगा 7 दूना 14, आगे हो जाएगा 60, तो 7 आठे 60 7 आठे 56, इस प्रकार 42 से आगे बढ़ेगा। तो लगभग कितना मार देंगे हम 43% इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये एक चीज देखें। अब हम दूसरा सवाल पे देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि रॉयल्टी के संगतीय केंद्रीय कोण विज्ञापन के संगतीय केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। तो कोण के बारे में पूछा, तो पहले तो हम सब कुछ बता दिए हैं। तो पहले तो आपको यहां दिया हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज में कितना अधिक है पहले वो निकालिए। तो परसेंटेज का देखिए तो कितना अधिक है, किसका पूछा है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी है 17%, और विज्ञापन 10, कितना का हो गया 7% का अंतर है। तो 7% तो आप लिख दिए, और मांग क्या रहा है डिग्री में, तो बोलिए परसेंट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या बताया है 360 बटा क्या कर देना है 100। अब हम देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, गुना कर दीजिए, 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4, 7 या 21, 4 कितना हो गया 25 बटे 10, एक अंक के बाद पॉइंट कितना हो गया 25.2 डिग्री आपका आंसर हो गया। सटीक हो गया, देख लिए इसको। तो पहले परसेंट कर लीजिए, अब परसेंट से डिग्री में कन्वर्ट करना 360 बटे 100, इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट काम करना है। समझ आ रहा है बात को।
यदि छपाई का खर्च, अब छपाई देखिए, छपाई दिया है 18%, तो 18% का वैल्यू कितना दे दिया है 30,600। तो हम लिख देंगे 18% बराबर 30,600। तो हम लोग को हमेशा क्या निकालना है 1% का। तो 18 एक का 18, बचा कितना 12, और 18 साते 126, यानी कितना हो गया 1700। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 1700 हो गया। तो आपको कह रहा है रॉयल्टी पे खर्च, रॉयल्टी कितना है बोलिए 17%। तो 17 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1700 को किससे मल्टीप्लाई करना है 17 से। तो 17 उसका कितना होता है 289, और 289 पे 00, आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर आपका हो जाएगा। देख लिया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बनाइए, बनाते रहिएगा, और हमसे अगर आगे बढ़ गए तो अच्छी बात है, फिर भी देखिए। जिल्दबाजी के संगत केंद्रीय कोण कितना है। तो जिल्दबाजी का पूछा, कहाँ है जिल्दबाजी 15%। तो फिर अभी वही आ गया। तो पहले हम क्या कर लेंगे 15% लिख देंगे। अब परसेंट को किसमें करना है डिग्री में, तो 360 और बट्टे 100 कर लेंगे। 10 10, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, और 2 से आपका 18 बार में। तो 18 तिया कितना हो गया 54। तो 54 आपका क्या हो जाएगा, बॉल इज द राइट आंसर। इसको हटा देते हैं। हम इसको ऐसे रखे हुए हैं काम के लिए, कभी आएगा देखेंगे। यदि विविध खर्च, अब खोजिए कहाँ है विविध खर्च 5% है। तो 5% का वैल्यू दे दिया है, तो हम लिख देंगे 5% बराबर कितना 6000। तो अब बताइए 1% बराबर कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। एक का वैल्यू निकल गया। अब आपसे पूछा है रॉयल्टी पर खर्च और विज्ञापन के खर्च में कितना परसेंट का अंतर है। तो रॉयल्टी और विज्ञापन देखिए, तो रॉयल्टी हो जाएगा 17 और विज्ञापन हो जाएगा 10। तो 17 और 10 में कितना के अंतर 7 का अंतर। ठीक है, कितना के अंतर हो गया 7 का अंतर हो गया। तो बस आपको 7% का वैल्यू निकाल देना है। तो 1200 गुने 7 क्या हो जाएगा 12 7 8400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया। डिग्री उग्री में दे दिए, सब कुछ दे दिए। कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। अगर बनता है तो आप लोग बनाइए। एनपीआर, अभी हम जस्ट बताए थे एनपीआर को तोड़ने के लिए, यानी कि एनपीआर को तोड़ने के लिए बताए थे फैक्टोरियल एन अब बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये हमने लिख दिया। इसी के आधार पर ये सवाल बनेगा, बहुत आसान तरीका से बनेगा, सिर्फ तोड़ना है, हड़बड़ नहीं करना है। तो पहले इसको तोड़ लीजिए, फैक्टोरियल एन और बटे फैक्टोरियल एन और माइनस आर लिख दिए, और बराबर कितना लिख देंगे 56। अब इसको भी तोड़ लेंगे, फैक्टोरियल एन माइनस 2, अब फैक्टोरियल इसमें से ये घटेगा, इसमें से घटेगा, इसमें से ये घटेगा, एन माइनस 2 और माइनस 2 लिख दिए। अब इसको तोड़ेंगे। देखिए एन के पीछे पीछे क्या होता है, जैसे 0 होता है तो 0 के पीछे -1 -2। तो हमको तो इसका पीछे जाना, आगे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम पीछे पढ़े थे 55 गुने 54 गुने 53 घटते क्रम। तो एन से घटते क्रम यहां तक लेके आइएगा। एन तो लिखाएगा गुने एन माइनस 1 गुने एन माइनस 2 गुने एन माइनस 3 और गुने एन माइनस 4। इसको छोड़ देंगे और यहाँ ऐसे कर देंगे। तो 1 2 आपका इतना सेक्टर निकल गया, 1 2 3 4, और नीचे क्या लिखाएगा बस ये फैक्टोरियल एन माइनस 4। ये सेम है, इसको कैंसिल यहीं पे कर देंगे। अब यहाँ पे 56। अब इसको तोड़ेंगे तो एन माइनस 2, तो यहाँ पे हो गया एन माइनस 4। तो इसके पीछे जाएंगे तो पहले तो लिख देंगे एन माइनस 2, ये गुना में है। अब क्या होगा एन माइनस 3, अब क्या होगा एन माइनस 4। इसमें डाल देंगे, फैक्टोरियल काहे करेंगे क्योंकि यहाँ पे होगा एन माइनस 4, और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए एन माइनस 2 एन माइनस 3 यहाँ भी है, एन माइनस 2 एन माइनस 3। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। एन माइनस 2 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 3 कट गया, बचा क्या एन गुने एन माइनस 1 गुने क्या बचा एन माइनस 1। अब बराबर क्या हो गया 56।
ये कम है और ये ज्यादा है, ये कम है और ये ज्यादा है, इसी को तोड़ देंगे। 7 8 क्या होता है 56, तो 8 गुना क्या होता है 7। तो इसका मतलब ये n का वैल्यू 8 हो गया, ये कम है, और n-1 का वैल्यू कितना हो गया 7। तो आपसे क्या पूछा है n का मान, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 इज द राइट आंसर। बहुत आसान तरीका में बताया है, और इसको देखिएगा, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 बार 3 बार जितना बार देखना है देखिएगा। और आज की क्लास आपकी यहीं तक रही।